हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज भव्यदीप पाटीदार। वेलकम टू कक्षा 13। दोस्तों, ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसके सभी डेरिवेशंस जो है कंप्लीट करने वाले हैं। इसी तरीके से आपके अपकमिंग वीडियोस में हम लोग जो अगला चैप्टर है, जैसे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, देन उसके बाद हमारा जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, सभी चैप्टर्स के मैं आपको यहां पर डेरिवेशंस और कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। केवल सिंगल वीडियो देखकर आप सभी डेरिवेशंस बेसिक से लगाकर हाई लेवल, अगर कोई भी डेरिवेशन आपके पेपर में आता है तो सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर हम दो चीजों का ध्यान देंगे। पहला होगा आपका कंटेंट। कंटेंट मतलब कि आपके पास एक प्रॉपर डेरिवेशन होना चाहिए। दूसरा उसका एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मीनिंग, जब आपके पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो आप उसको किस तरीके से वहां पर लिखते हैं या उसको किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स के पास होता क्या है, उनके पास कंटेंट मिल जाता है कई बार, लेकिन उनकी राइटिंग स्किल अच्छी नहीं होती। कुछ बच्चों की राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होती है लेकिन उनके पास प्रॉपर वैसा कंटेंट नहीं होता है। तो ये जो वीडियो है, इसको मैंने जितनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं इसको शॉर्ट से शॉर्ट रखूं। अगर मैं डेरिवेशन यहां पर सॉल्व करूंगा तो काफी टाइम कंज्यूम करेगा, इसलिए यहां पर हम लोगों ने डेरिवेशन सॉल्व किए हुए हैं ऑलरेडी, ये आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा सीधा। दूसरी बात यह है कि जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसकी पूरी कंप्लीट फाइल जो है ये आपको कक्षा 13 के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगी। ठीक, आप टेलीग्राम पर जाकर वहां पर सर्च कर सकते हैं कक्षा 13। ठीक है, टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च करिएगा कक्षा 13। ठीक, या आप उसको दीप 1292 से भी सर्च कर सकते हैं। दीप 1292 करें या आप वहां पर जाकर कक्षा 13, इन दोनों में से जो आप सर्च करेंगे आपको टेलीग्राम पर एक चैनल दिखाई देगा जिस पर ये लोगो वहां पर बना हुआ होगा। ये जो लोगो है वहां पर आपको टेलीग्राम पर दिखाई देगा। ठीक है, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिलेंगी। इवन इसके पहले जो हमने 11th की फिजिक्स स्टार्ट की है उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल होगी और लेक्चर्स जो हैं आपके यूट्यूब पर अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा जैसा कि कहा पहला वीडियो जो है, पहला डेरिवेशन है हमारा कूलम्स लॉ का। बेसिक है बिल्कुल, लेकिन चैप्टर यहीं से शुरू होता है। कई बार 12th बोर्ड में अगर पेपर बहुत इजी बनता है तो कूलम्स लॉ पूछ लिया जाता है। अब ये कूलम्स लॉ क्या है, किस तरीके से हमें लिखना है, दोनों बातें पता होना चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं, आपके पास है डेरिवेशन नंबर 1, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, ये आपका जो लॉ है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का आपका लॉ है ना। इसमें आप कूलम फोर्स के बारे में बताते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बताते हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले जब आपके पेपर में क्वेश्चन आता है स्टेट कूलम्स लॉ एंड डिराइव एक्सप्रेशन, इस तरीके से कुछ आएगा तो आपको सबसे पहले उसका स्टेटमेंट लिखना होगा। तो आप कोशिश करिए, जो आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो सकता है लिखने का। कैसे, आप कूलम्स लॉ लिखें, वहां पर उसका कुछ ऐसे इस कॉलम टाइप में या इस स्पेस में आप क्या लिखेंगे, उसका स्टेटमेंट, और राइट साइड में जो आपने लिखा है उसको थोड़ा सा आप मैथमेटिकली और डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। जब आप ऐसा करते हैं तो वो कॉपी आपको अच्छी दिखाई देने लगती है। प्लस जो कॉपी चेकर्स होते हैं उनके लिए काम इजी हो जाता है। वो यहां पर आपकी थ्योरी पढ़ेंगे प्लस उसी को यहां पर रिव्यू करेंगे कि क्या आपने ठीक लिखा है, क्या आप जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देना चाहते हैं वो करेक्ट है। जब उनको ये बात, आपका इंट्रोडक्शन समझ लीजिए इसको, या आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन समझ लीजिए, जब आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन सामने वाले को अच्छा लगता है तो ऑटोमेटिकली फिर बाद में मार्क्स मिलने लगते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं लिख के आओगे तो नंबर मिल जाएंगे, बट हाँ, कहने का मतलब ये है कि नंबर देने की टेंडेंसी या थोड़ा सा जो एक साइकोलॉजी होती है कि यार बच्चा अच्छा लिख रहा है, इसने आगे वाला जो कंटेंट लिखा होगा वो भी अच्छा लिखा होगा, तो ये देखकर समझ में आता है प्रेजेंटेशन से कई बार। ठीक है, ठीक, तो देखिए अब हम सबसे पहले बात करेंगे कूलम्स लॉ की। कूलम्स लॉ का हमें पहले स्टेटमेंट याद होना चाहिए। कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, तो कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट जो लिखा है उसी को आप यहां पर रिव्यू भी कर सकते हैं। मैं दोनों बातें बताता हूं। देखिए, इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट स्टेशनरी चार्जेस इज द प्रोडक्ट और इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। कहने का मतलब यह है कि आप मान लीजिए किसी स्पेस में आपके पास दो चार्ज रखे हुए हैं। ठीक है, किसी स्पेस में आपके पास क्या है, दो पॉइंट चार्ज हैं, और ये जो पॉइंट चार्ज हैं, इन पॉइंट चार्ज के लिए आपने दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रखी है वो कितनी रखी है, r। दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितनी है, r है। अब आप कहेंगे कि जो फोर्स होता है वो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल और दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप केवल अभी इतना लिखें यहां पर और फिर नीचे उसको पूरा प्रूफ कर देंगे हम लोग।
1 सेकेंड, है ना, ठीक है ये बात। चलिए, तो ये तो बात हो गई आपकी किसकी, ये आपके लॉ की बात हो गई, डेरिवेशन की बात हो गई, ठीक। 1 सेकेंड, है ना। अब हम देखते हैं कि अगर आपने ये बना दिया आपने, तो अब इसको आपको कैसे बताना है उन्हें, ठीक है। तो देखिए, ये मैंने आपको स्टेटमेंट बता दिया, आप स्टेटमेंट याद रखें। अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जब हमें देना है तो आप लिखेंगे मैथमेटिकली, आप मैथ्स के थ्रू बताना चाह रहे हैं उन्हें कि पहला आपने क्या लिखा था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। तो ये आपने लिख दिया, दोनों को इक्वेशन नंबर 1 2 दे दीजिए। देन आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को आप जब कंबाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास LHS और ये LHS दोनों सेम हैं, तो RHS आपका क्या हो जाएगा, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और जब ये आप प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट यहां से रिमूव करते हैं तो आप एक नया सिंबल लेते हैं, यूज करते हैं, जिसका नाम है K। ये जो सिंबल है ये K कहलाता है, जिसको आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, राइट। ये K जो होगा, अब देखिएगा ये K जो है कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू आपको यहां से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁹। एक्चुअल में क्या है कि ये K की वैल्यू जो है, ये आपकी K की वैल्यू अगर आप देखना चाहें तो दो तरीके से लिखते हैं हम लोग, एक तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दूसरा अगर इसकी न्यूमेरिक वैल्यू लिखना है, कहीं पर अगर न्यूमेरिकल आ जाता है तो K की जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो क्या है, तो वो ये है 9 इंटू 10⁻⁹। चलिए मैं इसको हटाता हूं, आपको ये सारी बातें जितनी यहां पर लिखी है सभी मिल जाएंगी, केवल आप डेरिवेशन अगर समझ लीजिए। और मैंने अभी आपको कहा कि आपकी ये जो पूरी फाइल है आपको टेलीग्राम पे मैं अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, देखिए अब ये जो K है ना, K के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो आपका K है, इसकी जो यूनिट अगर आप देखेंगे तो इसकी यूनिट आपके पास बनेगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, है ना। ये क्या लिखा हुआ, तो ये लिखा है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक, ये वाली बात यहां पर लिखी हुई है, ठीक है ना। C की पावर -2 मतलब कूलम का इनवर्स 2 लिखा हुआ है वो, ठीक। वहीं पर जब आप K की वैल्यू देखते हैं तो K आप क्या लिखते हैं, K आप लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट जो है वो एप्सिलॉन नॉट क्या कहलाता है, तो उसकी बात कर लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये कहलाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वैक्यूम या एयर। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वैक्यूम, या इसको आप एयर का भी परमिटिविटी कह सकते हैं। अब देखिए जरा यहां पर ये एप्सिलॉन और K जो है एक तरीके से इनवर्स रिलेशन में है। कैसे हैं, इनवर्स में, क्योंकि 1/4 पाई जो है, पहली बात तो वो डायमेंशनलेस भी होता है क्योंकि वो एंगल है, और दूसरा ये कि ये कांस्टेंट भी हो जाता है। आप ये बोल सकते हैं K और एप्सिलॉन नॉट जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल में है। तो K की अगर आपने यूनिट बनाई हुई थी क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक, और बराबर में मैं लिख सकता हूं 1/ε0। तो एप्सिलॉन की यूनिट क्या बन जाएगी, जस्ट रिवर्स हो जाएगी, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आई बात। और क्योंकि आपने K की वैल्यू आप ऑलरेडी जानते थे, K की वैल्यू आपके पास थी 9 इंटू 10⁻⁹, 9 इंटू 10⁻⁹, और 4 पाई भी आप जानते हैं, तो आप एप्सिलॉन की वैल्यू निकालते हैं। और आपके लिए हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि आप बताइए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है। तो आपको ये भी पॉइंट यहां से याद रखना है कि एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। यूनिट आप साथ में यहां से बनाकर रखें। और यूनिट बनाने का और अच्छा तरीका है, जैसे आपने ये फोर्स लिखा, आपने क्या लिखा, फोर्स बराबर क्या है आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ठीक। जब आप ये लिखते हैं तो देखिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया कूलम, ये भी आपका क्या हो गया कूलम, ये क्या है डिस्टेंस मतलब मीटर स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या है, ये है फोर्स मतलब न्यूटन, ये बन गया न्यूटन के साथ में मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर, न्यूटन के साथ में मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर, और उसका उल्टा कर दोगे तो आपके पास एप्सिलॉन आ जाएगा, जैसा हमने अभी पढ़ा, ठीक है यहां तक। चलिए अब ये सारी बातें जो हैं आपकी ये कूलम लॉ के बारे में है। अब यहां पर आपको इसका कुछ पॉइंट और बताना पड़ेगा, जैसे हम बात करते हैं यहां पे, देखिए फोर्स बराबर क्या हो सकता है, K इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो K की वैल्यू आपने रख दी 9 इंटू 10⁻⁹। ये आपका फोर्स का फॉर्मूला डिराइव हो गया, कूलम्स लॉ भी डिराइव हो चुका है। लेकिन अगर एक्चुअल में कूलम्स लॉ आपके पेपर में आता है तो मेरा सजेशन है कि कूलम्स लॉ लिखने के बाद उसका वेक्टर फॉर्म भी आप लिख दें।
क्या लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे उसकी भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, यहां पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म जब आपको लिखना होगा तो आप उसको लिखेंगे एफ वेक्टर, क्योंकि आपका फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर बराबर के इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब क्या है, के क्या है, कांस्टेंट है ना, स्केलर क्वांटिटी है। Q1 Q2 दोनों चार्जेस हैं। चार्जेस कैसे होते हैं, स्केलर होते हैं। आपका ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये तो आपका स्केलर वाला फॉर्म ही हो गया। आपने यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया है आर कैप। आर कैप क्या होगा, इसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। इसको आप क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। ठीक है, जब यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें फोर्स में क्या आ जाती है, डायरेक्शन आ जाती है। ठीक, और अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, आर कैप बराबर आर वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ आर। समझ गए, है ना। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर, है ना। वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड क्या कहलाता है, आपका यूनिट वेक्टर कहलाता है। तो जब आप इसकी जगह प्लेस करेंगे ये, तो नीचे एक आर एक्स्ट्रा आ रहा है। क्या एक्स्ट्रा आ रही है, जब आप आर कैप की जगह आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर लिखोगे तो ये पावर जो 2 हुआ करती थी, ये पावर कितनी हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी। समझ गए। तो ये भी आपका एक क्या होता है, ये भी कूलम का वेक्टर फॉर्म ही है, गलत नहीं है। दोनों में से जो भी आप लिखेंगे चलेगा, इसीलिए मैंने और लिख दिया है। क्या ये बात आपको समझ में आई। ठीक, तो इतना आपको लिखना है कूलम्स लॉ में। किसमें, कूलम्स लॉ में। अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है तो कूलम्स लॉ आपको इतना लिखना है। ठीक है, यहां तक बात। चलिए, तो अब हम देखते हैं हमारा सेकंड डेरिवेशन। इसी चैप्टर का सेकंड डेरिवेशन जो है वो क्या है। अच्छा, सेकंड डेरिवेशन के पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी यहां पर है, उनको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, सेकंड डेरिवेशन में कुछ उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या डिस्कशन करना है हमें, है ना, कूलम्स लॉ के बारे में। तो कुछ पॉइंट्स याद रखें। जैसे पहला पॉइंट हमारे पास लिखा है कि अगर आपके पास लाइक चार्जेस हैं, क्या है, लाइक चार्जेस है। लाइक चार्जेस मतलब दोनों जो चार्ज हैं वो सेम नेचर के हैं, या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं। तो ये दोनों चार्ज जब किसी स्पेस में एक डिस्टेंस पर रखे होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करना मतलब एक दूसरे को धक्का मारेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, और जब ये दोनों अनलाइक होते हैं, अनलाइक होने का मतलब होता है एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, या दूसरा पॉजिटिव तो पहला नेगेटिव, है ना। डिफरेंट नेचर के चार्ज अगर होंगे तो दोनों एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो वही हमने यहां पर मेंशन किया है, लाइक चार्जेस रिपेल्स ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। इसको मैं आपको नीचे बताऊंगा। और दूसरा हम बात करेंगे कि सेकंड पॉइंट देखिएगा, द मैग्नीट्यूड ऑन बोथ चार्जेस ऑफ द फोर्स इज सेम। मतलब दोनों जो फोर्स होते हैं वो मैग्नीट्यूड वाइज सेम होते हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन जो होती है वो अपोजिट होती है। जो दोनों फोर्स लगते हैं वो अमाउंट में सेम होंगे, मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो उसकी थोड़ी सी बात करें, देखते हैं जरा। देखिए, इसके थ्रू मैं आपको समझाता हूं। क्या है, हमारे पास दो चार्जेस हैं। पहला चार्ज ये सिस्टम है, ये सिस्टम देखिए, आपको यहां पर भी क्या दिखाई दे रहा है, प्लस दिखाई दे रहा है। यहां पर भी आप देखेंगे तो आपको प्लस दिखाई देगा। सेकंड वाले सिस्टम में हमने एक को माना है माइनस और दूसरे को माना है प्लस। तो इस सेटअप को देखकर आपको यह समझ में आ रहा होगा कि ये जो सेटअप है, ये सेटअप आपका किसके लिए है, ये है आपका लाइक चार्जेस के लिए, और ये सेटअप आपका अनलाइक चार्जेस के लिए। लाइक चार्जेस में क्या होता है, आपने अभी कहा कि लाइक चार्जेस रिपेल्स ईच अदर। रिपेल्स ईच अदर मतलब जब आप Q1 पर फोर्स देखेंगे, किस पर फोर्स देखेंगे, Q1 पर, तो Q2 उसको पुश कर रहा होगा, मतलब उसको रिपेल कर रहा होगा, मतलब उसको धक्का मार रहा होगा, मतलब उसको दूर भेजेगा। देखिए, तो ये फोर्स आएगा। क्या आएगा, फोर्स आएगा। किस पर आएगा, 1 पर। कौन धक्का मार रहा है, 2 धक्का मार रहा है, मतलब रिपेल कौन कर रहा है, 2। तो क्या आप लिख सकते हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। क्या ये बात ठीक है, समझ में आई ये बात। और दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो तो आप जानते ही हैं कि हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, दोनों चार्जेस के बीच में आर डिस्टेंस कंसीडर करते हैं, राइट। वहीं पर अब हम Q2 को देखते हैं। Q2 के ऊपर फोर्स कितना आएगा, चलो तो देखते हैं। Q2 जो है वो प्लस नेचर का है और जो आपका Q1 है वो भी पॉजिटिव नेचर का है। Q2 को Q1 जो है वो पुश कर रहा होगा, Q2 को Q1 धक्का मार रहा होगा, Q2 को Q1 जो है वो रिपेल कर रहा होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये रिपल्सिव नेचर हो गया, मतलब दिस इज F2, मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। क्लियर। अब यहां पर हमने जो कुछ पॉइंट्स ऊपर देखे इंपॉर्टेंट डिस्कशन में, वहां पर हमने बोला था कि दी फोर्स इज ऑलवेज क्या होता है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब आप नोटिस करिए,
चाहे मैं 2 पर लिखूं तब भी मैं क्या लिखूंगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, चाहे मैं 1 पर लिखूंगा तब भी मैं क्या लिखूंगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है कि बाय मैग्नीट्यूड या बाय आपका अमाउंट जो है ये दोनों फोर्सेस आपस में F21 और F12 जो है ये बराबर है, लेकिन ये अमाउंट में बराबर है, मैग्नीट्यूड में बराबर है। अगर आप इनकी डायरेक्शन देखेंगे तो इनकी डायरेक्शन आपको कैसी दिखाई दे रही है, देखो जरा, इनकी डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है एक की इस साइड मतलब इधर की तरफ, एक की दिखाई दे रही है इधर की ओर और दूसरी दिखाई दे रही है इधर की ओर, मतलब दोनों एक दूसरे से अपोजिट नेचर में है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, वेक्टर फॉर्म अगर लिखूं मैं तो F12 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21, समझ गए, जस्ट एक दूसरे से अपोजिट, इन दोनों की डायरेक्शन जो है एक दूसरे से अपोजिट होगी। ठीक है यहां तक बात। अब अगर मान लीजिए हम लोगों को अनलाइक चार्जेस देखना है, क्या देखना है, अनलाइक चार्जेस। अब दोनों अलग अलग चार्ज हैं, नेचर वाइज एक माइनस है तो दूसरा प्लस है, तब क्या होगा उसकी बात हम थोड़ी यहां करते हैं, समझिएगा। देखो ये क्या है नेगेटिव चार्ज, ये क्या है पॉजिटिव चार्ज। जब हम ये सेटअप बनाते हैं तो इस नेगेटिव चार्ज को हमारा पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, मतलब इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इधर की तरफ, कितना लगेगा, तो F12। क्यों F12, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, है ना, F12 का मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। और जब आप 2 पर देखेंगे तो ये प्लस है और ये माइनस है, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, Q2 को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब मैं यहां से बोल सकता हूं कि जो फोर्स लगेगा वो लगेगा F21। ठीक है ये बात। अगर फोर्स की वैल्यू निकालोगे तो वापस से क्या आएगी, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, वैल्यू वाइज वही आना चाहिए मैग्नीट्यूड वाइज, लेकिन डायरेक्शन फिर से देखिए अपोजिट है। तो ये पॉइंट यहां पर मेंशन किया हुआ है, ये वाला पॉइंट, ये बिल्कुल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में अगर देखेंगे तो दोनों के बीच में क्या आता है, एक सिंबल माइनस का। क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे से अपोजिट होती है इन बोथ केसेस, है ना, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट होगी, राइट। चलिए अब थोड़ी और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं फर्दर। हमारे पास है परमिटिविटी की कुछ इंफॉर्मेशन, हम परमिटिविटी देखते हैं तो आपको 3 परमिटिविटी याद रखना है, एक एप्सिलॉन नॉट, एक एप्सिलॉन एम और फिर होगी एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट का मतलब एयर, वैक्यूम या फ्री स्पेस की परमिटिविटी, एप्सिलॉन एम का मतलब मीडियम या मटेरियल की परमिटिविटी, और एप्सिलॉन आर का मतलब होता है रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो ये आपके पास एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी। अब जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है, रिलेटिव परमिटिविटी को हम ऐसे लिखते हैं कि हमारा जो मटेरियल की परमिटिविटी होगी वो एयर के रिस्पेक्ट में कितनी होगी। ठीक है, मटेरियल की परमिटिविटी या मीडियम की परमिटिविटी एयर या फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में कितनी है, वो कहलाता है आपका रिलेटिव परमिटिविटी, राइट। गुड, अब ये तो हो गया आपका रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी को ही एक टर्म और दी गई है और वो दिया गया है के। ये वो वाला के नहीं है जो आपने के इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा था, ये वो वाला बिल्कुल नहीं है, ये और ये दोनों सेम नहीं, ये के अलग है, ये के अलग है। इस के को हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो कि आपने अगर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो हमारे अपकमिंग अगले चैप्टर में आने वाला है। ठीक है, तो एप्सिलॉन आर जो होगा वो के के इक्वल होता है, जिसको हम कहते हैं एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां तक ठीक है बात। अब ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि आगे चल के काम आएगा, ठीक है ना। अब एक इंपॉर्टेंट नोट यहां पर समझेंगे आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस इंपॉर्टेंट नोट को देखिए कभी कभार न्यूमेरिकल सीधे आ जाता है, इससे हम इसको समझते हैं क्या है। मान लीजिए आपको एक चार्ज दिया हुआ है, एक सिस्टम दिया हुआ है, यहां पर है Q1 और इससे कुछ डिस्टेंस पर यहां पर है आपके पास Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस है R। अभी मैं आपको कहूं कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन चार्जेस, तो आप लगाओगे F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर या F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन मैंने कहा कि इसके बीच में मैंने कहीं पर एक मटेरियल फिल कर दिया है। क्या फिल कर दिया है, एक मटेरियल फिल कर दिया है, और जो मैं मटेरियल फिल कर रहा हूं, है ना, ये मटेरियल जो मैं फिल कर रहा हूं इसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो के है या एप्सिलॉन आर है। ठीक, तब बताइए कि जो नया फोर्स आएगा, न्यू फोर्स जो आने वाला है परमिटिविटी फिल करने के बाद या मटेरियल फिल करने के बाद, वो कितना आएगा। तो यहां से ध्यान रखें कि जो मटेरियल फिल करने के बाद जो फोर्स आता है, ठीक है, वो एयर वाले फोर्स या पहला जो स्पेस वाला फोर्स है उसका 1/k टाइम्स हो जाता है। कितना हो जाता है, 1/k टाइम्स। फॉर एग्जांपल
पहले जो आपको एयर के लिए फोर्स दिया था वो दिया हुआ था 5 न्यूटन। कितना दिया था? 5 न्यूटन। लेकिन आपने एक अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया जिसकी परमिटिविटी कितनी है? 5 है। तो आपका जो न्यू फोर्स आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा K 1/K टाइम्स ऑफ F एयर। तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 5, मतलब 1 न्यूटन आपका इसका आंसर होगा। समझ में आए, है ना? तो ये इस तरीके से आपको फॉर्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है? फॉर्मूला। ठीक, तो ये आपका, ये मैंने केवल आपका जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन वाला है ये आपको पेपर में लिख कर नहीं आना है, ये मैंने केवल आपको समझाया है। ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो हम कर रहे हैं ये केवल मैंने आपके लिए समझाने के लिए किया है। ठीक है, आपको फर्स्ट डेरिवेशन जो सॉल्व करके आना है वो यहां तक आना है, राइट, है ना? जहां पर आप वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं वहां तक आपको आना है। ठीक है, चलिए तो आते हैं हम हमारे सेकेंड डेरिवेशन पर। सेकेंड डेरिवेशन किसका है देखते हैं। चलिए, अब है डेरिवेशन नंबर 2, जिसमें हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो सबसे पहले समझना जरूरी है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं। जब हम इसको मेजर करते हैं तो हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी लिखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक डेफिनेशन छोटी सी देख लेते हैं कि क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज at a point in space is defined as the force experienced by an unit positive test charge if placed in a point without disturbing the charge q। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ये कोई q रखा हुआ है, यहां पर क्या रखा हुआ है? q। ठीक है, q आपका कोई चार्ज है जिसको आप बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में सोर्स चार्ज। क्या बोल सकते हैं? सोर्स चार्ज। ठीक, ये सोर्स चार्ज कहीं पर रखा हुआ है और इससे कुछ डिस्टेंस पर आप एक नया चार्ज लेकर आते हैं। मान लीजिए वो r डिस्टेंस है और यहाँ पर कोई एक चार्ज लेकर आते हैं जो कैसा होगा, तो इसके बारे में याद रखें। ये जो चार्ज होता है वो यूनिट, पॉजिटिव और टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर ये दूसरा चार्ज लेकर आएंगे तो ऑलरेडी एक चार्ज यहाँ पर रखा था स्पेस में, दूसरा चार्ज जब यहाँ पर आएगा तो ये दोनों एक क्या करेंगे? फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। स्पेशली ये Q0 जो टेस्ट चार्ज है ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दिस चार्ज। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दिस चार्ज। तो मैं क्या यहां से बोल सकता हूं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसका आ रहा है? इसका आ रहा है। ठीक है, अभी और क्लियर हो जाएगा आपको। तो आपको एक डेफिनेशन लिखना है, देन आप यहां पर मैथमेटिकली बता सकते हैं E बराबर F/Q0 होता है। E की अगर यूनिट देखेंगे तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और Q की यूनिट होती है कूलम। तो न्यूटन पर कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, चलिए उसके बाद यहां पर आपके पास कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं, इनको देखिएगा। E F Q0 क्या है ये सब ठीक है। अब हम इसका एक डेरिवेशन करते हैं कि कितना आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हमने एक पॉइंट कंसीडर किया है O पॉइंट पर हमने रखा हुआ है Q चार्ज को, और उससे कुछ डिस्टेंस R डिस्टेंस पर एक दूसरा पॉइंट है जिसका नाम है P। वहां पर हम चार्ज लेकर आए हैं, कौन सा? Q0। कौन सा चार्ज लेकर आए? Q0। हमें इस Q0 पर कितना फोर्स लग रहा है वो निकालना है, और इस Q की कितनी इंटेंसिटी है। चलिए मैं आपको इंटेंसिटी थोड़े दूसरे शब्दों में समझा देता हूं। इसको ऐसे समझिए आप कि आपने 11th में एक चैप्टर पढ़ा है ग्रेविटेशन वाला। ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में क्या होता है, हम लोग पढ़ते हैं कि हमारी अर्थ जो है वो पुल करती है, अर्थ जो है ग्रेविटी वाला फोर्स लगाती है। लेकिन जब आप अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हैं, ज़्यादा हाइट पर जाते हैं, तो आपका ग्रेविटी का पुल लगता जाता है। लेकिन एक टाइम आता है, एक सर्टेन लिमिट आती है जिसके ऊपर निकलने पर अर्थ का ग्रेविटेशन खत्म हो जाता है, मतलब अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करना बंद कर देती है। तो सेम यहां पर कंडीशन समझते हैं कि हमारे पास मान लो एक चार्ज है। क्या है? एक चार्ज है। ये चार्ज जो है वो Q लिया है हमने। इस Q का एक फील्ड होगा ना, इसका एक एरिया होगा कि अगर उस एरिया में, जैसे यहां पर Q रखा है, फॉर एग्जांपल ये क्या है? ये Q है। इसके पास में मैं यहां पर दूसरा Q लाया तो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, यहां पर भी फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, यहां पर भी फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, यहां पर भी फोर्स। लेकिन इससे बाहर जाने पर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है कि इस Q की एक लिमिट है, ये इसका एक एरिया है, ये इसका एक क्या है? एक आवरण है, ये इसका एक क्षेत्र है जहां पर ये एक फोर्स का अनुभव करवाता है।
ठीक है, तो ये इसका फील्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये फील्ड, कि ये वाला जो आपने ये क्यू रखा था, इसका ये वाला जो क्षेत्र है ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके अंदर अगर कोई आएगा तो उसको फोर्स फील होगा, इससे बाहर फोर्स फील नहीं होगा। समझ में आई बात? तो हम यहां पर कंसीडर करते हैं एक सोर्स चार्ज जिसका नाम है क्यू, और हमने उसको ओ पर रखा हुआ है। क्यू नॉट को हम कहीं से लेकर आए, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, और हमने उसको आर डिस्टेंस पर रख दिया है कैपिटल क्यू के। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि फोर्स बिटवीन क्यू एंड क्यू नॉट, तो फोर्स कितना होगा? तो वो आपको पता है सभी को कि फोर्स जो होता है वो के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर होता है। अब मेरे लिए यहां पर Q1 कौन है? कैपिटल क्यू। Q2 कौन है? क्यू नॉट। तो मैंने यहां पर लिख दिया के कैपिटल क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक, वहीं पर अब जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। फोर्स एक्सपीरियंस बाय द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो आपका फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? क्यू नॉट इंटू ई। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जरा नोटिस करें, इन दोनों के LHS जो हैं वो आपस में बराबर हैं। LHS अगर बराबर होंगे तो आप RHS भी क्या कर सकते हैं? LHS अगर बराबर होंगे तो आप RHS बराबर कर सकते हैं। तो हमने वही काम यहां पर किया है। 1 और 2 से हमने Q नॉट इंटू ई और के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर को इक्वल कर दिया। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल आउट हुआ, तो E बराबर क्या बचा? के क्यू बाई आर स्क्वायर। E बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक, तो यही आपकी इंटेंसिटी है, ये आपकी इंटेंसिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं शॉर्ट में। किसके लिए? इस क्यू की वजह से। कितनी डिस्टेंस पर? आर डिस्टेंस पर। ठीक है, चलिए अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट की बात करते हैं, ये भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहला पॉइंट कि जो हम F इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू ई लिखते हैं, क्या लिखते हैं? F इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू ई। तो यहां पर हमारे लिए ये प्लस की साइन है। किसकी साइन है? ये प्लस की साइन है यहां पर। ठीक, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स को आप देखते हैं तो ये दोनों के बीच में क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उधर ही फोर्स लगेगा। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उधर ही फोर्स लगेगा, अगर वो चार्ज पॉजिटिव है। कैसा है? पॉजिटिव चार्ज। मान लीजिए चार्ज नेगेटिव हो गया, तो क्या इसको ऐसे लिखना पड़ेगा? F इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्यू नॉट इंटू ई। ठीक, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि E, ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स जो हैं वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। मतलब फॉर नेगेटिव चार्ज द फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, तो वही मैंने पॉइंट यहां पर मेंशन किया, आप इसको पढ़ सकते हैं। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम फॉर पॉजिटिव चार्ज एंड अपोजिट फॉर नेगेटिव चार्ज। पहला पॉइंट। वहीं पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वी कैन राइट E इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर डॉट आर की पावर आर कैप, पावर नहीं आर कैप, समझ गए? आर कैप क्यों लगाया? डायरेक्शन के लिए, और ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है, सेकेंड डेरिवेशन था आपका। ठीक है, इसको देखिएगा, पढ़िएगा और इसको एक बार। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम एक पॉइंट समझते हैं, देन हम इसका पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होता है। अब हम पढ़ रहे हैं डाइपोल और डाइपोल मूवमेंट को। किसको पढ़ रहे हैं? डाइपोल और डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, उसकी बात करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, डाइपोल की बात करते हैं। तो डाइपोल क्या होता है कि एक सिस्टम ऑफ चार्ज होता है। जब दो चार्जेस है ना, अमाउंट में इक्वल हो। देखो, ये भी कितना है? क्यू, ये भी कितना है? क्यू। लेकिन जब इनकी डायरेक्शन या इनका नेचर जो है वो अलग होता है, मतलब एक होगा प्लस तो दूसरा होगा माइनस। When two equal and opposite charges are placed at certain distance or a small distance, then the system is known as dipole, electric dipole. तो लिखा है the system of two equal and opposite charges when they placed close to each other या at very small distance, तब हम इसको बोल देंगे डाइपोल। ठीक है, वहीं पर दूसरी टर्म आती है हमारी डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट निकालना है तो डाइपोल मूवमेंट क्या होगा? तो डाइपोल मूवमेंट, पहली बात तो ये कि क्या सिग्निफाई करता है, डाइपोल मूवमेंट का मीनिंग क्या है, ये क्या इंडिकेट करता है ना। तो अगर हम ये समझें तो यहां पे लिखा है द स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल इज मेजर्ड बाय द डाइपोल मूवमेंट। या कोई भी पूछे आपसे, वाइवा में पूछता है कि व्हाट द डाइपोल मूवमेंट इंडिकेट्स, तो आप आंसर करना कि इट इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल। ठीक है, क्या होगा? तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन चार्जेस। मतलब आप क्या करेंगे, अगर आपने ये डाइपोल बनाया हुआ है, ये आपका क्या है? Q है, ये आपका क्या है? Q माइनस का है, और दोनों के बीच में अगर लेंथ हम लेते हैं, हम यहाँ पे हमेशा लेंथ जो लेंगे वो 2L लेंगे। कितनी लेंगे? 2L। तो दोनों के बीच में 2L लेंथ है, तो आप बोलेंगे वन ऑफ द चार्ज, दोनों में से कोई एक चार्ज ले लीजिए,
और उसका प्रोडक्ट कर दीजिए उन दोनों के बीच की डिस्टेंस से, तो P बराबर Q इंटू 2L आ गया, यही आपका डाइपोल मोमेंट कहलाएगा। ठीक, यूनिट देखो तो Q की यूनिट क्या होती है, कूलम, और L की यूनिट मतलब मीटर, तो ये बनेगी कूलम मीटर, कूलम मीटर। वेक्टर फॉर्म लिखना है, P डाइपोल मोमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि ये जो आपके पास है ऊपर R L जो लिखा है लेंथ, ये लेंथ वेक्टर होता है। क्या होता है ये, लेंथ वेक्टर। समझ गए बात। फिर हम इनकी क्या देख लेते हैं, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन देखिए यहां पर, डायरेक्शन आपकी जो होगी, द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। किधर से किधर होती है, नेगेटिव चार्ज से किधर होगी, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। समझ गए, ठीक है, बढ़े आगे। ये हमारा अब अगले वाले डेरिवेशन का बेसिक था, अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा डेरिवेशन। ठीक है, अब यहां पर आपको एक चीज बताई जाती है, ध्यान से सुनिएगा, ये 3 बातों का कलेक्शन है एक साथ। कितनी बातों का, 3 बातों का। हमें एक्चुअल में क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। किसकी वजह से निकालना चाहते हैं, तो डाइपोल की वजह से निकालना चाहते हैं। किसकी वजह से, डाइपोल। तो लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। निकालेंगे कहां कहां पर निकालना है, तो आपको 3 पॉइंट बताते हैं। एक पॉइंट है आपका एट एक्सियल पॉइंट, ठीक है, दूसरा जो है वो है आपका इक्वेटोरियल पॉइंट, और तीसरा जो है वो है एट एनी पॉइंट या एट एनी जनरल पॉइंट। ठीक है, या एनीवेयर इन दी स्पेस, इसको आप बोल सकते हैं एनीवेयर इन दी स्पेस। 3 जगह अलग अलग आपको निकाल के बताते हैं, समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से। आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, मतलब यू हैव टू फाइंड ई, है ना। आपको क्या फाइंड आउट करना है, ई फाइंड आउट करना है। कहां पर, किसकी वजह से, पहले तो किसकी वजह से, तो याद रखना जो डाइपोल पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं आप, डाइपोल। तो इस डाइपोल की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, कहां पर निकालना है, तो उसके लिए 3 अलग अलग डेरिवेशन है अपने पास, है ना। उन 3 डेरिवेशन की हम यहां पर बात करने वाले हैं। पहला डेरिवेशन आपका किससे रिलेटेड है, तो पहला डेरिवेशन है हम लोग एक्सियल पॉइंट पर, एक्सियल पोजीशन पर निकालेंगे, जिसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं एंड्स ऑन पोजीशन। क्या कहते हैं, एंड्स ऑन पोजीशन। दूसरा हमारा जो है वो है इक्वेटोरियल पॉइंट। क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट जो होता है उसी को हम बोलते हैं ब्रॉड साइड ऑन। बताएंगे आपको किसको कहते हैं थोड़ी देर में। तीसरा है हमारा एट एनी जनरल पॉइंट, मतलब किसी भी पॉइंट पर स्पेस में रखा है तो वहां पर आपको ये निकालते आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। हमारे ये 3 डेरिवेशन एक साथ यहां पर सॉल्व होने वाले हैं, एक साथ से मतलब 1 बाय 1 करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं हमारी एक्सियल पोजीशन की कंडीशन। किसकी समझेंगे, एक्सियल पोजीशन। देखिए लिखा है डेरिवेशन नंबर 3 में आपके पास कि एट अ पॉइंट ऑन दी एक्सियल लाइन, एक्सियल पोजीशन, एक्सियल लाइन या एक्सियल पोजीशन पर होना चाहिए। ठीक, समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं आपको डायग्राम यहां पर समझाता हूं। ठीक है, देखिए आपके पास डाइपोल होना चाहिए, तो एक चार्ज ये रहा नेगेटिव चार्ज, एक चार्ज आपका ये रहा पॉजिटिव चार्ज। क्या ये बात यहां तक क्लियर, गुड। दोनों ये जो चार्जेस हैं इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होना चाहिए, क्योंकि हमारी डाइपोल की लेंथ हमने 2L ली है, इसलिए हमने यहां डिस्टेंस ले ली 2L। कितनी ले ली, 2L। अब हमने कहा कि वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट प्लेस्ड ऑन एक्सियल पोजीशन। तो जरा देखो क्या ये डाइपोल का एक्सिस यही है, क्या डाइपोल का एक्सिस यही है, बिल्कुल आप कहेंगे हाँ यही है डाइपोल का एक्सिस। तो इस डाइपोल के एक्सिस पे आपको एक पॉइंट मिलेगा और उस पॉइंट को आपने दिया है नाम P, और इसको आपने कहा दिस इज योर पॉइंट P वेयर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल। ठीक है, अब वो पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर है, तो आप बोल रहे हैं कि ये जो पॉइंट है वो r डिस्टेंस पर है। किस पर है, r डिस्टेंस पर। ठीक है, r डिस्टेंस जो है अगर आप देखें तो आपको हमेशा डाइपोल के सेंटर से लेना है। कहां से लेना है, कोई भी डिस्टेंस जो मेजर की जाती है वो डाइपोल के सेंटर से की जाती है, और डाइपोल का सेंटर या मिड पॉइंट क्या है, तो वो O है। O से r डिस्टेंस पर आपको P पॉइंट मिलेगा, यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, राइट। अब हम देखेंगे कि ये जो प्लस Q है, प्लस Q से P की डिस्टेंस कितनी है, तो टोटल कितना था, टोटल था ये आपका ये 2L, ये आपका R, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा L, ये भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा L, है ना। ये वाली डिस्टेंस जो होगी वो कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस L होगी। तो कोई मुझसे पूछे कि व्हाट इज दिस डिस्टेंस, तो मैं कहूंगा R में से L को माइनस कर दो, मतलब R माइनस L। ठीक है, समझ में आई ये डिस्टेंस कैसे लिखी। प्लस अगर मुझसे कोई यहां से यहां तक की पूछे तो मैं क्या कहूंगा कि यहां से यहां तक तो R है और इतनी कितनी थी L, तो मैं बोल दूंगा R प्लस L। समझ गए बात।
है ना। डिस्टेंस का थोड़ा ध्यान रख के लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे गलतियां होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक, अब हमने वही कुछ थ्योरी लिखी है, जैसे मैंने क्या कहा आपको, मैं आंसर राइटिंग भी बता रहा हूँ कि कैसे करना है। जब आप डायग्राम बना देते हैं तो लिखेंगे इन दिस वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट लाई ऑन अ एक्सियल पोजीशन, दिस पॉइंट इज एट डिस्टेंस x फ्रॉम द डिस्टेंस x नहीं, डिस्टेंस r, हमने r मान लिया ना इसको, तो डिस्टेंस r फ्रॉम दी डाइपोल या फ्रॉम o, देखो लिखा जो हमने बनाया है, जो हमने बनाया उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया साइड में। अब हम वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो वैल्यू अगर निकालेंगे तो देखो कितनी आएगी, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम निकालना चाह रहे हैं EA, क्या निकालना चाह रहे हैं EA। EA जो है इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट A, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट A। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट A निकालना है तो देखो हम लोग, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज, हम कहां इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, P पर, तो यहां पर आप एक काम करो, +1 कूलम कंसीडर कर लो। क्या कंसीडर कर लो, +1 कूलम। तो प्लस और माइनस अट्रैक्ट करेंगे, प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं द डायरेक्शन ऑफ EA वो किधर हो जाएगी, इधर की तरफ। ये आपकी EA की डायरेक्शन हो गई, किसकी डायरेक्शन हो गई, ये EA की। ठीक है, वहीं पर अब मुझे क्या करना है, B के लिए भी निकालना है। किसके लिए निकालना है, B के लिए। तो B कहां है, ये रहा। B पर कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है। प्लस और प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो EB की डायरेक्शन जो होगी वो किधर हो जाएगी, वो बाहर की तरफ हो जाएगी। मतलब EB जो होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करने लग जाएगा। ठीक है यहां तक, ठीक। अब आप EA जब लिखेंगे तो E से A की P से A की डिस्टेंस आपको देखना है कितनी, R प्लस L। तो देखो क्या होगा, KQ अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। R प्लस L का होल स्क्वायर क्यों, क्योंकि हमारा E का जो फॉर्मूला होता है, E क्या होता है हमारा, E अभी हमने डिफाइन किया था, हमने अभी E निकाला है, वो होता है KQ अपॉन R स्क्वायर, KQ अपॉन R स्क्वायर। तो KQ अपॉन R स्क्वायर निकालेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड KQ अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 दे दी। देन हमारे पास EB निकालना है, तो EB कितना हो जाएगा, तो इट इज KQ अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। B की वजह से, तो ये वाली डिस्टेंस है, ये ना, ये वाली डिस्टेंस आपने अभी कितनी लिखी थी, R माइनस L। ठीक, तो आप लिखेंगे KQ अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। अब आप ये देखते हैं यहां पर, मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, थोड़ा ऊपर करके। चलिए देखो, ये डाइपोल है, इस P पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको केवल। ये जो P पॉइंट है, ये जो P पॉइंट है, EA किधर जा रहा था, इधर जा रहा था। ठीक है, और EB किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। मतलब अगर हम वेक्टर वाइज भी देखें, और ये क्योंकि क्वांटिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी अगर होगी तो हमें यहां पर ध्यान किसका रखना पड़ेगा, हमें यहां ध्यान रखना पड़ेगा डायरेक्शन का। तो देखो जरा, EB में हमारा जो है नीचे क्या आ रहा है, R माइनस L आ रहा है। ठीक है, और हमारा EA जो है उसमें आता है R प्लस L का होल स्क्वायर। ये A के लिए था, ये B के लिए था। अब डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा, मतलब जो आपका R माइनस L है वो क्वांटिटी कम होगी और R प्लस L वाली क्वांटिटी ज्यादा होगी। तो जो डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा वो क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब EB जो होगा वो ज्यादा होगा, EB जो होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू EA। तो यहां पर मैं जो नेट लिखने जा रहा हूं, उसमें मैं EB माइनस EA लिखूंगा। क्या लिखूंगा, EB माइनस EA। क्यों ज्यादा कम है, मैंने आपको बता दिया कि आपका EB में जो है वो नीचे R माइनस L आता है और EA में R प्लस L आता है। अगर याद नहीं रहा हो तो देखो, EA में क्या आ रहा है, R प्लस L, EB में क्या आ रहा है, R माइनस L। तो बड़ा कौन हो गया, बड़ा आपका EB हो गया, क्योंकि ये क्वांटिटी क्या है, कम, तो ये टोटल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। अगर ये क्वांटिटी, ये नीचे वाली क्वांटिटी अगर कम है तो टोटल वाली क्वांटिटी क्या, ज्यादा। नीचे वाली क्वांटिटी अगर ज्यादा हो गई तो टोटल वाली क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाएगी, इसलिए EA छोटा होगा और EB बड़ा होगा। ठीक, अब आपको क्या करना है, माइनस करना है EB माइनस EA। EB माइनस EA करेंगे तो B की वैल्यू लिख दी, A की वैल्यू लिख दी, और दोनों को आपने LCM ले लिया। देखो KQ दोनों में कॉमन है, KQ यहाँ भी है, KQ यहाँ भी है। LCM लोगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको ओपन करो, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL। इसको ओपन करोगे तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL, लेकिन क्योंकि माइनस है इसलिए माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। जब आप इसको देखेंगे तो आपका R स्क्वायर से R स्क्वायर चले जाएगा, L स्क्वायर से L स्क्वायर चले जाएगा। ये और ये प्लस के हैं तो 2RL 4RL बन जाएंगे। और ये यहाँ पर आपने नीचे फॉर्मूला लगा दिया, आपने फॉर्मूला लगाया A प्लस B
और a माइनस बी जो होता है वो क्या होता है, वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जरा यहां पर भी देखें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पर भी स्क्वायर होता और यहां पर भी स्क्वायर होता तो मैं इसको पूरे का भी स्क्वायर लिख देता, वही हमने यहां पर फॉलो किया है। अब यहां से देखेंगे तो आपके पास के क्यू इंटू 4RL डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको आप देखें, आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखें, 2L को अलग कर दें, 2R को अलग कर दें ऊपर से, और Q इंटू 2L जो होता है वो क्या होता है, Q इंटू 2L मोमेंटम होता है, डाइपोल मूवमेंट, सॉरी मोमेंटम बोल दिया, डाइपोल मूवमेंट होता है। तो ये बन जाएगा आपका 2kp इंटू आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका एक जनरल फॉर्मूला है, ये वाला आपका एक फॉर्मूला है, ठीक। लेकिन अगर आपको इसको थोड़ा और मॉडिफाई करना है तो आप बोलेंगे कि हमने कंसिडर किया कि जो डाइपोल है वो बहुत छोटा है, क्या है, डाइपोल बहुत छोटा है, और होता भी एक्चुअल में डाइपोल जो होता है वो बहुत छोटा होता है। तो आपका ये जो डिस्टेंस है डाइपोल की, वो उस पॉइंट की डिस्टेंस, ये आर आएगा यहाँ, उस पॉइंट की डिस्टेंस से बहुत छोटी हो जाएगी, इसलिए आप L को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। L को नेग्लेक्ट करेंगे तो R की पावर 4 बनेगी, उस पावर से एक ऊपर R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास जो नया फॉर्मूला आएगा वो आएगा 2kp बाई आर क्यूब, 2kp बाई आर क्यूब। आ गई बात समझ में ये, ठीक है, इस तरीके से आपका ये बनेगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनाना है वही बनाना। अब नीचे आपके पास एक स्पेशली आपकी क्या लिखी है, नोट लिखा हुआ है, ये आपको लिख कर आना है पेपर में कि द डायरेक्शन ऑफ ईपी इज अलोंग बीपी प्रोड्यूस्ड, मतलब ये बी था और ये आपका पॉइंट पी था, तो आपका बी जो ईबी जो था, ईबी वो इधर जा रहा था, और अगर आप देखेंगे कि फाइनली आपका ईपी जो है वो भी किधर ही जाएगा, इधर ही जाएगा, मतलब वो ईपी की जो डायरेक्शन है वो बी से पी की तरफ प्रोड्यूस्ड होते समय मिलेगी, ठीक। दूसरा यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, आप यहां देखिए हमारे डेरिवेशन में कि, ठीक, हमारा डेरिवेशन में अगर हम देखें ध्यान से तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस चलता है, किधर चलता है, प्लस से माइनस की तरफ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम देखेंगे किधर आएगी, प्लस से माइनस की तरफ। हमारा यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट किधर से किधर होता है, माइनस से प्लस की तरफ, तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये रही, ये क्या है, डाइपोल मूवमेंट। और अभी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर किधर, ईबी की तरफ जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है फाइनली, राइट वर्ड, तो ईपी और पी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी और डाइपोल मूवमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। इन एक्सियल कंडीशन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डाइपोल मूवमेंट इज सेम, ये मैंने आपको यहां पर बता दिया, ठीक है ये बात। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले डेरिवेशन पर। अगला डेरिवेशन हमारा क्या है, तो हम अगला डेरिवेशन देखेंगे वो है हमारा, अब इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकालेंगे, कहां फाइंड आउट करेंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। अभी आपने किस पर निकाला था, अभी आपने निकाला था हमारी एक्सियल पोजीशन पर, अब हम निकाल रहे हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पर। इक्वेटोरियल पॉइंट पर क्या होगा उसकी बात कर लेते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला इक्वेटोरियल पॉइंट पर बात करेंगे तो इक्वेटोरियल पॉइंट कहते किसको है ना, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इक्वेटोरियल पॉइंट कहा किसको जाता है। तो देखो एक डाइपोल बनाया आपने, माइनस क्यू और प्लस क्यू वाला, माइनस क्यू और प्लस क्यू का एक आपने डाइपोल बना दिया। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 2L, कितनी है, 2L, ये हो गई, ठीक है यहां तक। फिर हम बात करते हैं कि आपका ये जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट के परपेंडिकुलर आइदर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ आप एक कोई पॉइंट कंसीडर कर लें, इस पॉइंट पर हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी डाइपोल के मिड पॉइंट को बाइसेक्ट करता हुआ परपेंडिकुलर जो होता है, या डाइपोल को बाइसेक्ट करता हुआ परपेंडिकुलर जो होता है, उस पर पॉइंट अगर लोकेटेड है तो उसको बोल देते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन या ब्रॉड साइड ऑन, ठीक। तो हमने पॉइंट कंसीडर किया यहां पर। अब इसको थोड़ा समझते हैं कि डायरेक्शन किस तरीके से आई, क्या आई। सबसे पहले देखें यहां पर आपका माइनस क्यू था, क्या था, माइनस क्यू, और इधर आपने क्या रखा हुआ है, प्लस क्यू। देखो जब हम पी पर निकालते हैं तो हम यहां क्या कंसीडर कर लेते हैं, +1 कूलम कंसीडर कर लें, क्या कंसीडर कर लें, +1 कूलम, ठीक है। जब आप +1 कूलम कंसीडर करोगे तो ये जो आपका प्लस है और ये जो प्लस है ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो रिपेल करेंगे तो ये बनेगा कुछ, एक्चुअल में ये थोड़ा सा ऐसा बनना चाहिए, ठीक है। और ये माइनस और ये प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो ये बन गया। आप इसके लिए लिखेंगे ये EA आएगा और इधर कौन जाएगा, तो यहां जाएगा EB, ठीक है, इधर कौन जाएगा, EB। क्लियर है यहां तक बात, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि ये एंगल अगर हमारा, अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इधर जाएगा,
क्यों इधर जा रहा है? क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे तो EA और EB आगे चल के बराबर आ जाएंगे, तो दोनों का रिजल्टेंट बिल्कुल बाइसेक्ट करता हुआ बीच में निकलेगा। ठीक, तो आपके पास ये दो एंगल बनेंगे, मैं इनको एंगल को आगे समझा दूंगा, ये एंगल इन एंगल के बराबर कैसे हुए। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम बना। आपको डायग्राम बहुत ध्यान से बनाना है, क्योंकि डायग्राम जब आप बना लेंगे तभी आप उसको आगे लिख पाएंगे। डायग्राम अगर आपने बना लिया तब आप उसको लिखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, है ना, कि आपने क्या बनाया है और आप क्या समझाना चाहते हैं। अगर डायग्राम सही नहीं बनेगा तो दिक्कत होगी। ठीक, तो सबसे पहले हमने लिखा कंसीडर अ डाइपोल कंसिस्टिंग 2 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू प्लेस्ड एट डिस्टेंस 2L। ठीक, ये डाइपोल बन गया। फिर हमें क्या निकला करना है, हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, जो कि इक्वेटोरियल कंडीशन पर है, एट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द डाइपोल O इज R। मतलब हमने बोला कि O से लगाकर P तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? R है। डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया, तो डाइपोल से सेंटर से डिस्टेंस ले लो। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें ये पता करना है कि ये वाली, अच्छा इस डिस्टेंस को भी समझ लो। देखो ये क्या है आपका R, ये क्या है R, और ये कितना है L। ठीक, ये टोटल 2L होता है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2L है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी? ये वाली डिस्टेंस ये हो जाएगी L। ये कितनी हो जाएगी? ये वाली L हो जाएगी। तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना। राइट एंगल ट्राइंगल का अगर आपको हाइपोटेन्यूस निकालना है तो हाइपोटेन्यूस से निकलता है। ठीक है, ये डिस्टेंस कैसे आई समझ में आ गई? ठीक, चलिए अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, ए पर निकाल रहे हैं, और ए की वजह से निकाल रहे हैं और बी की वजह से निकाल रहे हैं। जरा ध्यान से देखो, फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R²। दोनों डिस्टेंस कितनी है? ए और बी से जो डिस्टेंस है पी की वो सेम है। बता देता हूं मैं आपको, ए से पी और बी से पी, क्योंकि ये सब ट्राइंगल सेम है, तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी? ये वाली डिस्टेंस भी आपकी हो जाएगी √R² प्लस L²। तो दोनों डिस्टेंस सेम, ये पॉइंट सेम, ये चार्ज भी सेम। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो मैं बोल सकता हूं क्या कि पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे, EA और EB दोनों क्या आ जाएंगे? सेम आ जाएंगे, मतलब EA = EB हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो P पर निकालना है। कहां निकालना है? जैसे P पर। तो EP बराबर ये कैसे आ गया, मैं ये आपको समझा देता हूं। जरा ध्यान से देखिएगा, हमारा कुछ ये ट्राइंगल था, इस पर हमारा ये हो गया R। मैं एक शॉर्ट में बना रहा हूं, ये -Q था, इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा था EA, ये पॉइंट है आपका P, कलर चेंज कर लिया जाए। ठीक, और दूसरा जो आपकी साइड है वो ये है ना, ये है आपका, ये पॉइंट A था, ये पॉइंट B हो गया। यहां पर +Q चार्ज रखा हुआ है, और इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है वो जा रहा है EB, और हमने ये वाला एंगल जो माना वो थीटा मान लिया। क्या मान लिया? थीटा। तो इधर जो रिजल्टेंट जाएगा, इसका जो रिजल्टेंट जाएगा वो इधर जाएगा। एक सेकेंड, है ना, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ये हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, ये रिजल्टेंट ये और ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है आपको, ये तो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होते हैं? है ना, तो आपने बोल दिया ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये एंगल आ जाएगा। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ गए? ये वाला एंगल भी थीटा। इसके दो फैक्टर बनाते हैं अगर हम EA के, तो EA का एक फैक्टर बनेगा EA cos थीटा यहां पर, और इधर बनेगा EA sin थीटा। ठीक, अगर EB के बनाते तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये भी एंगल सेम बनेगा, बिल्कुल ऐसा ही। क्योंकि देखो ये कैसे बन रहा है, इसको समझते हैं। ये लाइन ऐसी है, ये दो लाइन है, तो ये वाला जो एंगल होगा वही ये वाला भी एंगल होगा। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है। ये कितना हो जाएगा? तो इसका एक फैक्टर जाएगा इधर EB sin थीटा। क्या जाएगा? EB sin थीटा। और इधर कौन जाएगा? तो इधर जाएगा EB cos थीटा। अब जरा ध्यान से देखो, ये EA और EB दोनों बराबर होने की वजह से साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इधर डायरेक्शन में कौन बचेगा? EA cos थीटा और EB cos थीटा। समझ गए बात? दोनों cos थीटा वाली टर्म बचेगी, इसलिए आपके पास जो रिजल्टेंट आने वाला है, जो रिजल्टेंट आपके पास आएगा वो कितना आएगा, वो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। ये EP फाइनल जो आपका नेट जो निकलेगा वो किसके? EA cos थीटा और EB cos थीटा के सम के बराबर होगा। आपने लिखा
अब EA और EB आपने देख लिया था बराबर है, तो दोनों को ऐड करोगे तो 2EA बन जाएगा। cos थीटा निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? cos थीटा। cos थीटा कैसे निकालोगे? तो जरा ध्यान से देखो, ये रहा cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनियस, तो L डिवाइडेड बाई दिस रूट ओवर वगैरह वगैरह। तो आपने लिख दिया, सॉरी, ये रहा आपका cos थीटा, L डिवाइडेड बाई रूट ओवर L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू रखी यहां पर, ये हो गया 2। EA की वैल्यू कितनी थी? तो k क्यूब अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर रूट ओवर में, और ये इसकी वैल्यू यहां पर देखिए, यहां रूट का स्क्वायर है और यहां पर 1/2 है, तो 2 प्लस 1/2 जो पावर ऐड होगी तो बनेगी 3/2। तो आपके पास क्या बन जाएगा नीचे? रूट ओवर पावर 3/2। ठीक है, एक्चुअल में पावर रूट ओवर के बाद 3/2 नहीं आएगा, टोटल 3/2 आएगा। 1 प्लस 1/2 3/2, हाँ ये रूट नहीं आएगा, समझ गए? चलो, तो ये आपके पास ऊपर क्या है? 2k QL। क्या इसको मैं बोल सकता हूं P? इसको मैं क्या कह सकता हूं? P, क्योंकि P इक्वल्स टू क्या होता है? Q इंटू 2L। तो आपने लिख दिया KP, और नीचे आपके पास ये बचा। अगर आपका डाइपोल शॉर्ट है तो 2L लेंथ जो है वो R से बहुत छोटी होना चाहिए, और वही बात फिर से यहां पर मेंशन की हुई है। तो आप इसको हटाकर, इन सबको हटा, L को हटाकर ऊपर पावर घटाएंगे तो आपके पास जो निकल कर आएगा वो ये रिलेशन आएगा। किसके लिए? ये आएगा एक्सियल पोजीशन के लिए। किसके लिए आएगा? एक्सियल पोजीशन के लिए। ठीक है, सॉरी, ये आपका आएगा इक्वेटोरियल के लिए। तो क्या मैं यहां से ऐसा बोल सकता हूं, इक्वेटोरियल पोजीशन अगर आ गई मेरी, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि इक्वेटोरियल में क्या आया? KP बाई आर क्यूब। एक्सियल में क्या आया था? एक्सियल पोजीशन जो थी उसमें क्या आया था? तो उसमें आया था 2KP बाई आर क्यूब, है ना? ये आपको डेरिवेशन के एक्सप्रेशन जो है वो याद होना चाहिए। 2KP बाई आर क्यूब आया था। ठीक, तो हम यहां से बोल सकते हैं कि हमारा जो इन दोनों का रिलेशन होता है वो क्या होता है? तो वो होता है एक्सियल डिवाइडेड बाई इक्वेटोरियल करोगे तो एक्सियल में 2 एक्स्ट्रा होता है, इसका मतलब ये 2 आ जाएगा। ठीक, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करें? डायरेक्शन की। चलो इसको थोड़ा इरेज करते हैं और डायरेक्शन समझते हैं यहां पे। ठीक, देखो, प्लस से माइनस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। प्लस से माइनस, सॉरी, आपका माइनस से प्लस क्या होता है? माइनस से प्लस होता है आपका डाइपोल मूवमेंट। माइनस से प्लस आपका डाइपोल मूवमेंट P, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है? अपोजिट डायरेक्शन। ठीक, तो यहां पर हमने कंक्लूजन में एक पॉइंट लिखा है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू द डाइपोल मूवमेंट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला हमारा डेरिवेशन जो है वो इन दोनों का कंबाइंड मतलब आपका जो आपने अभी क्या पढ़ा? एक्सियल पोजीशन पढ़ी और अब आपने इक्वेटोरियल पढ़ ली, दोनों का रिलेशन आपने निकाल लिया। लेकिन अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे चाहिए एट एनी जनरल पॉइंट। तो जनरल पॉइंट का क्वेश्चन सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीका है, पर उसके लिए आपको याद होना चाहिए इन दोनों चीजों का पहले तो रिलेशन। क्या रिलेशन? कि अगर एक्सियल पे निकालें, किस पे निकालें? एक्सियल की वजह से निकालते हैं, तो एक्सियल की वजह से आता है 2kp बाई आर क्यूब। ठीक, और अगर हम लोग इक्वेटोरियल के लिए निकालते हैं, किसके लिए निकालते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए निकालते हैं, तो वो आता है KP बाई आर क्यूब। क्या आता है? KP बाई आर क्यूब। ठीक है, यहां तक बात है ना? तो अब आपको यहां से देखना है कि अगर हमें जनरल पॉइंट दे दिया गया है, क्या दे दिया गया है? जनरल पॉइंट दिया हुआ है, तो जनरल पॉइंट क्या होगा? 1 सेकेंड। जनरल पॉइंट मान लेते हैं K दिया हुआ है। क्या दिया है? ये K पॉइंट जो दिया है जनरल पॉइंट। ठीक, हमारा डाइपोल एक्चुअल में ये A और ये B वाला डाइपोल है, AB। A पर क्या रखा हुआ है? नेगेटिव चार्ज रखा है। B पर क्या रखा हुआ है? तो B पर पॉजिटिव चार्ज रखा है। ठीक, B पर पॉजिटिव चार्ज। तो क्या डाइपोल मूवमेंट इधर ही जाएगा? A से B की तरफ ही जाना चाहिए डाइपोल मूवमेंट? बोलो हाँ या ना। ठीक, ये आपका डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हो गई। P की डायरेक्शन किधर हो जाएगी? A से B की तरफ। क्यों? क्योंकि ये हमेशा नेगेटिव से किधर जाता है डाइपोल मूवमेंट? तो वो जाता है पॉजिटिव की तरफ। तो ये आपका डाइपोल मूवमेंट हो गया P। आपका जो पॉइंट है वो K है। कौन सा पॉइंट है? K पॉइंट है। तो K पॉइंट को आप यहां से मिलाइए पहले तो।
के पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे रखा होगा, आर पे। मैं आपको केवल डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। 1 सेकेंड में डायग्राम और अच्छे से एक्सप्लेन कर, बड़ा करके इसको जूम करके देखते हैं, ठीक है। आपको मैं डायग्राम और अच्छे से समझाता हूं ताकि एक बार में आपको ये पूरी चीज पिक्चर क्लियर हो जाए, ठीक। बाकी बाद में पढ़, कोई वो बड़ी बात नहीं है, इजी है। देखो सबसे पहले हमने बोला कि हियर इट इज ए एंड इट इज बी, ये इतना क्लियर है। ये ए और बी क्या है, डाइपोल बना रहे हैं। डाइपोल बनाएंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायरेक्शन होगी हमारे पी की, किसकी, पी की। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किधर से किधर होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन आ गई। हमने बोला हमारा जो पॉइंट है एक, वो के है, जहां पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, जहां पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इस के पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये के जो है वो इस डाइपोल से, डाइपोल के सेंटर से बोलेंगे, डाइपोल से कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो वो रखा हुआ है आर डिस्टेंस पर। कितनी डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस, ठीक। इसको आप मर्ज जब करेंगे तो आपको यहां पर एक एंगल दिखाई देगा। एंगल किस बात का है, थीटा एंगल है। क्या है ये, थीटा एंगल। मतलब पॉइंट अब ना तो इक्वेटोरियल पे रखा हुआ है, ना ही किसी एक्सियल पोजीशन पे रखा है, समझे। पॉइंट अब ना एक्सियल पोजीशन पे है ना इक्वेटोरियल पे, तो पॉइंट है कहां, एनी जनरल पॉइंट। तो जनरल पॉइंट होगा तो एंगल आएगा। इक्वेटोरियल में 90 आ जाता है, एक्सियल में 0 आ जाता है, लेकिन ये किसी एंगल पर है, ठीक। तो आपने बताया कि एंगल पर है। अब समझिएगा हमने क्या किया कि इस के को मर्ज किया, ये एंगल थीटा बोला। एक काम करते हैं, इस डाइपोल को थोड़ा सा घुमा देते हैं हम लोग। क्या करें, इस डाइपोल को थोड़ा सा घुमा दो। कैसे घुमाएंगे तो समझना, अगर ये एंगल थीटा है तो इसका ये वाला फैक्टर बन जाएगा पी कॉस थीटा। क्या बन जाएगा, पी कॉस थीटा बन गया, है ना। और अगर इस पी का ये एंगल थीटा डिग्री के साथ में पी कॉस थीटा बना तो उसके परपेंडिकुलर क्या बनाएगा, पी साइन थीटा। क्या ये बात समझ में आई। ये पी साइन थीटा ऐसे क्यों गया और पी कॉस थीटा ऐसे क्यों गया, ये समझ में आई। ये इसलिए क्योंकि हमने बोला कि जो हमारा पॉइंट के है वो एंगल थीटा पर है, और थीटा जो है वो इस डाइपोल के साथ में एंगल बना रहा है, जिसकी वजह से ये कॉस वाला फैक्टर बन जाएगा और ये 90 डिग्री पे साइन वाला फैक्टर बन जाएगा, बन गया। अब जरा नोटिस करो, आप बड़े गौर से देखना कि आपके लिए ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ना, के पॉइंट, ये पी कॉस थीटा के लिए तो एक्सियल बन गया। क्या बन गया, पी कॉस थीटा के लिए, देखो एक्सियल। ये पी कॉस थीटा जो है ना, इसके लिए के पॉइंट एक्सियल हो गया। और पी साइन थीटा पर, पी साइन थीटा, ये जो पी साइन थीटा है, पी साइन थीटा, उस पर ये पॉइंट परपेंडिकुलर, मतलब आपका इक्वेटोरियल वाला बन गया। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को। क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर ये बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन खत्म। कैसे, ये पॉइंट से ये पॉइंट अगर देखें तो E1 निकलेगा कौन सा, जो हमारा एक्सियल वाला होगा। ये कौन सी कंडीशन हो गई हमारी, ये एक्सियल की कंडीशन हो गई, ठीक। और अगर मैं ये पी को साइन थीटा के साथ देखूं तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है फाइनल, वो किधर जाता है, E2 परपेंडिकुलर ऐसा। तो ये वाला बन गया हमारा इक्वेटोरियल वाला पॉइंट। समझ में आ गई। बस इतना आपको समझना था। उसके बाद तो आप लोग डेरिवेशन में फॉर्मूला रखेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। देखो ये सारी बातें जो मैंने बोली वही लिखी है। अब हम यहां पर दो चीजें समझ रहे हैं कि जब हमारा E1 हम निकालेंगे तो वो आएगा एक्सियल के लिए। किसके लिए, एक्सियल के लिए। एक्सियल के लिए कितना होता है, तो वो होता है 2kp बाई आर क्यूब। कितना होता है, 2kp बाई आर क्यूब। तो देखो 2k और p कितना है यहां पर, p cos थीटा और r क्यूब। समझ गए, 2kp बाई आर क्यूब लिखा। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 2 निकाले, मतलब हमारे इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए, तो कितना होता है, kp बाई आर क्यूब। कितना होता है, kp बाई आर क्यूब। तो k ये रहा और p कितना है, p साइन थीटा, और r क्यूब ये रहा। आ गई दोनों बातें। अब यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे तो आपका दोनों जो k हैं आपके, सॉरी दोनों जो e हैं, एक e जा रहा है इस डायरेक्शन में और एक e जा रहा है इस डायरेक्शन में। मतलब आपका E1 और E2 जो हैं, दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री। तो दोनों का जब रिलेशन निकालेंगे 90 डिग्री से, तो रिलेशन कैसे आपका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, तो वो ये रिलेशन से निकलेगा। तो आपने ये रिलेशन लिखा, देन आप आगे बढ़ेंगे तो आप दोनों की वैल्यू पुट कर दें। E1 E2 का आपने स्क्वायर भी कर दिया, E1 E2 का वैल्यू पुट करें तो आपके पास यहां से क्या कॉमन आ गया, kp बाई आर क्यूब। देखो यहां पर भी k है, यहां पर भी p है, kp बाई आर क्यूब। इसको कॉमन निकाला, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाया, बचा कौन, 2
2 cos थीटा प्लस साइन थीटा और इनका स्क्वायर, तो 2 cos थीटा का स्क्वायर 4 cos थीटा स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर थीटा। इसको आप लिख दीजिए 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, हो गया ये 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये बन गया आपका 1, क्या बन गया 1, तो ये बन जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। और ये सब किसके बराबर में चल रहा है, ई स्क्वायर के बराबर। तो ई स्क्वायर के बराबर आप रूट ओवर हटाएंगे तो आपके पास आएगा kp बाई आर क्यूब रूट ओवर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये फाइनल रिजल्ट है अगर एट जनरल पॉइंट पूछा जाए। कहां पूछा जाए, जनरल पॉइंट पे, समझ गए, ठीक है। तो जनरल पॉइंट पे आपका जो रिजल्टेंट आया वो ये गया, ये रहा ई, ये ई। अब E1 के साथ में कितना एंगल बना रहा है, तो उसके लिए आप अल्फा निकाल सकते हैं। अल्फा कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्टली आप tan थीटा लगा दें, है ना। आपका ये शॉर्ट में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो एंगल बिटवीन E1 एंड E इज अल्फा। तो अल्फा कितना होगा, तो tan अल्फा बराबर E2 बाई E1 और E2 की वैल्यू E1 की वैल्यू रखें, दोनों tan, ये रिलेशन याद रखें, tan अल्फा बराबर 1/2 tan थीटा। अगर पेपर में आता है तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक हम लोगों ने कितने डेरिवेशन कर लिए, हमने टोटल डेरिवेशन, ये 5th नंबर का आपका डेरिवेशन था, ठीक है। हम लोगों ने 5 डेरिवेशन कर लिए हैं, 5 और बाकी हैं जिसको हम दूसरे वाले पार्ट में करेंगे, क्योंकि ये पार्ट बहुत लंबा हो जाएगा अगर ऐसे करेंगे तो, ठीक है। तो आपके लिए सेकंड पार्ट आने वाला है, सेकंड पार्ट में हम इसका डेरिवेशन कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।